हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत। अध्याय 4 भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रस्तुत खंड में भारत की अर्थव्यवस्था को 6 भागों में संक्षिप्त एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रत्येक भाग के पश्चात महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य भी दिए गए हैं। प्रस्तुत भागों के शीर्षक निम्न प्रकार हैं। 1. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। 2. राष्ट्रीय आय। 3. भारत में नियोजन। 4. भारत की नई आर्थिक नीति। 5. भारत की वित्त व्यवस्था। 6. भारत में कृषि उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 1. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यद्यपि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, लेकिन अब ये गरीबी के दुष्चक्र से बाहर है। यहाँ की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 52% भाग आज भी कृषि में लगा हुआ है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 14.6% है। कृषि क्षेत्र की उपरोक्त स्थिति यद्यपि अब भी संतोषजनक नहीं है, फिर भी आजादी के बाद इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। स्वतंत्रता पश्चात देश की आर्थिक आधारभूत संरचना भी अधिक सशक्त तथा मजबूत हुई है। मात्रात्मक दृष्टि से भी देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा है। 1. भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण तथा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी भारत की 52% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी हुई है तथा राष्ट्रीय आय में इनका योगदान लगभग 14.6% है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान ही है। 2. भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारत ने अपने स्वतंत्रोत्तर विकास काल में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है ताकि इसका समाजवादी लक्ष्य पूरा हो सके। अपने संपूर्ण योजना काल में सरकार ने लगभग 45% पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किया है तथा आर्थिक नियोजन के माध्यम से इसे गति दी जाती रही है, परंतु उत्पादन के स्रोतों और साधनों पर आज भी निजी क्षेत्र का ही वर्चस्व लगभग 80% बना हुआ है। उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। 3. भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने की पुष्टि निम्न तथ्यों से की जा सकती है। A. भारत की राष्ट्रीय आय काफी कम है तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार वर्ष 2007 में भारत में प्रति व्यक्ति आय $1070 थी। B. आजादी के 6 दशक बाद भी देश में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या 23.85 करोड़ यानी 2004 और 2005 में है। ये देश की कुल आबादी का लगभग 21.7% है। विश्व बैंक को विश्व विकास सूचक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। विश्व बैंक ने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया है। विश्व विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार न्यून आय अर्थव्यवस्थाएं वो हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2005 में $875 अथवा इससे कम था। इसी प्रकार मध्य आय अर्थव्यवस्थाएं वो हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 2005 में $876 से $1725 के मध्य थी। उच्च आय अर्थव्यवस्थाओं में उन देशों को रखा गया है जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 2005 में $1726 अथवा इससे अधिक था। पृष्ठ 240। विश्व की 1.3 अरब निर्धन जनसंख्या का सर्वाधिक 36% भाग भारत में है। इन निर्धनों की आय $1 प्रतिदिन से भी कम है। C. बेरोजगारी का स्तर काफी ऊंचा है। सन 2004 से 2005 में बेरोजगारी की संख्या 34.74 मिलियन है। D. पूंजी व संसाधनों की न्यूनता है तथा सकल घरेलू बचत की दर काफी नीची है। वर्ष 2007 से 2008 में घरेलू बचत की दर 37.7% के आसपास रही है। E. जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी अल्प विकसित है तथा ये विकासमान है। राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20,000 रुपये थी। F. सिर्रास ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया।
राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। उत्पाद पद्धति, इसके तहत माल और सेवाओं की शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्य वर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आय पद्धति, इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन और व्यापार जैसे सेवा प्रदाता की जीडीपी को आकलन करने के लिए करते हैं। नोट: भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्यों के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। राष्ट्रीय आय एक दिन हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पर आधारित है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं: सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समयावधि में सामान्यतया एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। इसमें देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। जीएनपी को ज्ञात करने के लिए देश के नागरिकों को विदेशों से प्राप्त हुई आय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में जोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में से घटा दिया जाना चाहिए। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है: जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस x माइनस m। यहाँ x बराबर देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, m बराबर विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि x बराबर m है तो जीएनपी बराबर जीडीपी होगा। इसी प्रकार बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत x माइनस m बराबर o है तो वहाँ भी जीएनपी बराबर जीडीपी होगा। पृष्ठ 241। सकल घरेलू उत्पाद अथवा जीडीपी देश के सीमा के अंदर किसी दी हुई समयावधि सामान्यतया एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होती है। जीएनपी में जीडीपी का केवल वही भाग सम्मिलित किया जाता है जो देश के नागरिकों की उत्पादक सेवाओं का परिणाम है। वर्तमान 2010 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र 57.2%, दूसरे स्थान पर उद्योग 28% तथा तीसरे स्थान पर कृषि 14.6% है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी). शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से पूंजी, स्टाफ की खपत, मूल्य ह्रास को घटाना होता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। डेप्रिसिएशन। एनएनपी की गणना दो प्रकार से की जा सकती है: प्रथम वस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार कीमत पर तथा द्वितीय कुल उत्पादन की उत्पादन साधन लागत के रूप में। जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे ही राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य पर आंकलित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों, कुल अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी को घटाना होता है। इस प्रकार से ज्ञात मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय बराबर बाजार कीमत पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO स्थापना 1951 ईस्वी जारी करता है। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम ये देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होने वाली आय है जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं: व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस निगमों का अवितरित लाभांश माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए किए गए भुगतान प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान। नोट: किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के प्रति पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं: आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। तत्पश्चात सन 1938 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस ने ऐसी ही मांग की थी। सन 1944 ईस्वी में कुछ उद्योगपतियों द्वारा बम्बई योजना के तहत ऐसे प्रयास किए गए।
स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। भारत में अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं और 1 अप्रैल 2007 से 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई है। पृष्ठ 242। पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य एवं उपलब्धियां। पहली पंचवर्षीय योजना अवधि 1951 से 56 ईस्वी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य प्रतिशत में 1.2%, उपलब्धि प्रतिशत में 3.6%। दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि 1956 से 61 ईस्वी। वृद्धि दर 2.5%, उपलब्धि 4.1%। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि 1961 से 66 ईस्वी। वृद्धि दर 5.6%, उपलब्धि 2.5%। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि 1969 से 74 ईस्वी। वृद्धि दर 5.5%, उपलब्धि 3.3%। पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि 1974 से 78 ईस्वी। वृद्धि दर लक्ष्य 4.4%, उपलब्धि में 5.0%। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि 1980 से 85 ईस्वी। वृद्धि दर 12.2%, उपलब्धि 5.4%। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1985 ईस्वी से 90 ईस्वी। वृद्धि दर 5.4%, उपलब्धि 5.8%। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1992 से 97 ईस्वी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 5.6% में, उपलब्धि 6.7%। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1997 से 2002 ईस्वी। वृद्धि दर 6.5%, उपलब्धि 5.5%। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2002 से 2007 ईस्वी। वृद्धि दर 8.0, बाद में 7%, उपलब्धि 7.8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2007 से 2012 ईस्वी। वृद्धि दर लक्ष्य 9.0, अंतिम वर्ष 10%, उपलब्धि डैश। इसके अतिरिक्त 7 पंचवार्षिक योजनाएं भी बनी। ये वार्षिक योजनाएं 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 1978 से 69, 79 से 80 तथा 1990 से 91, 91 से 92 ईस्वी के लिए बनी थी। 1978 से 83 ईस्वी के लिए जनता सरकार ने अनवरत योजना चलाई, परंतु 1980 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने इसे रोककर 1980 ईस्वी में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से 56 ईस्वी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। ये सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किया। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा बाद में इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी। यह योजना पीसी महालनबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 ईस्वी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। ये योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.5% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। पृष्ठ 243। योजना अवकाश 1966 से 67 से 1968
से 1969 ईस्वी। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी मूल्य स्तर में वृद्धि रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.5% की वृद्धि दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकी। योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 ईस्वी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई, परंतु बाद में इसे संशोधित कर 4.4% की वार्षिक कर दी गई। इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। ये योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी। जनता पार्टी शासन द्वारा आरंभ इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 ईस्वी। प्रमुख उद्देश्य 1. समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। 2. साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना। 3. सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा 4. देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 5.8% वार्षिक रही। अतः ये सफल योजना थी। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। पृष्ठ 244। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ईस्वी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। ये योजना सफल योजना रही तथा 5.6% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य से ज्यादा 6.7% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत हुई। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 ईस्वी। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 5.5% वार्षिक वृद्धि की रही। इस प्रकार ये योजना असफल रही। नौवीं योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी जैसे कारक को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। नौवीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों की चुना गया। भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन उसमें कमी भी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना प्रस्तावित किया गया है। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की
वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। योजना के दौरान प्रतिवर्ष $7.5 अरब की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रखा गया है। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित है। इसके अतिरिक्त सन 2007 ईस्वी तक अर्थात योजना के अंत तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार या इससे कम तथा वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। 10वीं योजना का मूल्यांकन। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना के उपलब्ध अंतिम आंकड़ों, फाइनल आंकड़ा नहीं के अनुसार ये योजना अब तक की सफलतम योजना रही है। इस योजना में 7.80% की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई, जो अब तक किसी योजना में प्राप्त की गई सर्वोच्च वृद्धि दर है। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग व सेवा में 10वीं योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इनके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों में काफी निकट रही हैं। कृषि में 4% सालाना वृद्धि का लक्ष्य था और अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्ति 3.42% की रही। इसी प्रकार उद्योगों व सेवाओं के क्षेत्रों में क्रमशः 8.90% व 9.40% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था और अनंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्ति क्रमशः 8.74% व 9.30% की रही। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इस योजना में निवेश की दर सकल घरेलू उत्पाद को 28.10% रही है, जबकि लक्ष्य 28.41% का था। पृष्ठ 245। सकल घरेलू बचतें जीडीपी के 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक जीडीपी का 26.62% रही है। योजना काल में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में ये 5.02% रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई है। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य नवीनतम एवं तीव्रतम एवं समावेशी विकास है। इस पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पत्र में निहित प्रमुख बिंदु निम्नवत है। 1. इस योजना में 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ अंतिम वर्ष 2011 से 2012 में 10% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य किया गया है। 2. 9% वार्षिक विकास के लिए 2007 से 2012 के दौरान कृषि में 4% तथा उद्योगों व सेवाओं में 9 से 11% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि का लक्ष्य इस योजना में है। 3. देश के सभी ग्रामों में विद्युतीकरण का लक्ष्य है। 4. रोजगार के 70 मिलियन नए अवसर सृजित करना। 5. शैक्षिक बेरोजगारी को 5% से नीचे लाना। 6. अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर में 20% तक की वृद्धि करना। 7. वर्ष 2016 से 2017 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगना तक लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% तक करना तथा इसे 10% से 12% के बीच बनाए रखना। 8. 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर को बढ़ाकर 85% करना। 9. प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यालय छोड़कर घर बैठ जाने वाले बालकों की दर को वर्ष 2003 से 4 में 52.2% से घटाकर वर्ष 2011 से 2012 तक 20% के स्तर पर लाना। 10. साक्षरता के लिंग अंतराल को 10% तक नीचे लाना। 11. साक्षरता दर को कम से कम 75% के स्तर तक लाना। 12. कुल प्रजनन दर को 2.1 तक नीचे लाना। 13. शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 तथा मातृत्व मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्म के स्तर पर लाना। 14. महिलाओं एवं लड़कियों में रक्त अल्पता को 11वीं योजना के अंत तक 50% तक घटना। 15. 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात को वर्ष 2011 से 12 तक बढ़ाकर 935 तथा 2016 से 17 तक 950 करना। 16. सभी सरकारी योजनाओं के कुल प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लाभार्थियों में महिलाओं एवं बालिकाओं का हिस्सा कम से कम 33% हो। गरीबों तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष। योजनाएं: मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ वर्ष 1977 से 78 ईस्वी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 ईस्वी। अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 से 78 ईस्वी। ट्राइसेम 1979 ईस्वी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 ईस्वी। द्वाकरा 1982 ईस्वी। जवाहर रोजगार योजना 89 ईस्वी। नेहरू रोजगार योजना 1989 ईस्वी। 10 लाख कुआं योजना 1988 से 89 ईस्वी। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 ईस्वी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी।
रोजगार आश्वासन योजना 1993, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001, अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी, जनश्री बीमा योजना 2000 से 2001 ईस्वी, अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी, आश्रय बीमा योजना 2001 से 2002 ईस्वी, जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 2003 ईस्वी, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से 2006 ईस्वी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2006 ईस्वी। पृष्ठ 246। 17 नवंबर 2007 तक देश के सभी गांवों तक टेलीफोन पहुंचाना तथा 2012 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड सुविधा मुहैया कराना। 18 सभी गांवों तथा निर्धनता रेखा से नीचे के सभी परिवारों में सन 2009 तक विद्युत संयोजन सुनिश्चित कराना तथा 11वीं योजना के अंत में इनमें 24 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रवाहित करना। 19 सन 2009 तक 1000 जनसंख्या वाले सभी गाँव पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में 500 जनसंख्या तक सभी मौसमों के लिए उपयुक्त पक्की सड़कें सुनिश्चित करना। 20 2012 तक सभी को घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करना। 21 वन एवं पेड़ों के अंतर्गत क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि करना। 22 2011 से 2012 तक देश के सभी बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक प्राप्त करना। 23 नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए समस्त शहरी तरल कचरे को उपचारित करना। 24 वर्ष 2016 से 2017 तक ऊर्जा क्षमता को 20% बढ़ाना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा प्रारंभ 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से। एक्ट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम सितंबर 2005। नीति निर्माता जया ड्रेज बेल्जियम के अर्थशास्त्री। क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू। शुरू में ये योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ। अप्रैल 2008 से ये 614 जिलों में लागू है। विलय संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना प्लस काम के लिए अनाज योजना। वित्तीय सहयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में दी जाती है। योजना का प्रारूप प्रत्येक रवि परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार, इसमें 33% महिलाओं की भागीदारी होगी। 15 दिन तक रोजगार प्रदान न करने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। कार्यस्थल पर मृत्यु होने या स्थायी अपंगता की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी। कार्यस्थल घर के 5 किलोमीटर के भीतर हो। दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नोट: नरेगा का नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। भारतीय आय योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय है। योजना आयोग अध्यक्ष प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। दीर्घकालिक योजना वो योजना होती है जो योजना आयोग द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 15 से 20 वर्षों के लिए बनाई जाती है। योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा होता है। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत में गरीबी का आकलन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपभोग न कर पाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। ये मापदंड योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। निर्धनों की निरपेक्ष संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान जहां सबसे ऊपर है, वहीं निर्धनता अनुपात के मामले में कुल जनसंख्या में निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत उड़ीसा 46.4% का स्थान सर्वोच्च है। पृष्ठ 247। नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है जिसका उद्देश्य उत्पादकता में सुधार, नई तकनीक को आत्मसात करना तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है।
नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में सन 1985 ईस्वी में बनाई एवं शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के काल में सन 1991 ईस्वी में आई। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी को शुरू करने का प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे: निजीकरण, उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरण। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी के मुख्य क्षेत्र थे: राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेश विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए। 1. सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना। 2. कर एवं कर भिन्न राजस्व को बढ़ाना। 3. केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना। 4. अनुदान राशि सब्सिडी में कटौती करना। मौद्रिक नीति 1991 के तहत स्फीतिकारी दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। औद्योगिक सुधार नीति 1991 के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया वो हैं: 1. 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। 2. MRTP कंपनियों को विनियोग हेतु MRTP आयोग से मुक्त कर दिया गया। 3. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई। विदेशी विनियोग नीति 1991 के तहत जिन सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया वो हैं: 1. बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वतः स्वीकृति दी गई। 2. निर्यात क्रियाओं में लगी विदेशी व्यापार कंपनी को 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति होगी। 3. सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में टेक्नोलॉजी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। व्यापार नीति 1991 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने हेतु उद्योग को प्राप्त अत्यधिक व अविवेकपूर्ण संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत उद्यमों में कार्यकुशलता तथा बाजार अनुशासन लाने के लिए जिन उपायों को लागू किया वो हैं: 1. आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई थी। वर्तमान में केवल 3 उद्योग। 2. जीर्ण उद्योग के पुनरुत्थान का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया। 3. सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों का बोध ज्ञापन MOU के माध्यम से मजबूत किया गया। 4. श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाएं आरंभ की गई। पृष्ठ 248। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी से आगे बढ़ते हुए अब तक काफी खुली, उदार तथा वैश्वीकृत हो चुकी है। इस समय नई औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या 3 है। 1. परमाणु ऊर्जा, 2. रेल परिवहन एवं 3. परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। 9 मई 2001 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके लिए कंपनी की रक्षा को मंत्रालय से लाइसेंस देना पड़ता है। संसाधन जुटाने तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में विनिवेश की नई नीति वर्ष 1991 से 92 से अपनाई गई है। 100% निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है। विनिवेश या अपनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना है। सन 1996 ईस्वी में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष GV रामकृष्ण थे। औद्योगिक आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापना के लिए सन 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई। नवरत्न वैसी कंपनियां हैं जो विश्व स्तरीय कंपनियों के रूप में उभर रही है तथा जिसे सरकार ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। ऐसे कुल 20 कंपनियों की पहचान की गई है। दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य 7 से 8% वृद्धि दर से निरंतर समान एवं रोजगार सृजनकारी दिशा में विकास तथा देश से गरीबी का उन्मूलन करना है। औद्योगिक क्षेत्र। सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी 49%, निजी बैंकिंग 74%, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 100%, बंदरगाह निर्माण 100%, विद्युत एवं ऊर्जा परमाणु छोड़कर 100%, पर्यटन 100%, दूरसंचार 74%, लघु उद्योग क्षेत्र 100%, पेट्रोलियम रिफाइनिंग नई इकाइयां 100%, दवा उद्योग 100%, नागरिक उड्डयन 49%,
बीमा क्षेत्र 26%, कोयला खनन 100%। भारतीय वित्त व्यवस्था। भारतीय व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के दो पक्ष हैं, पहला मांग पक्ष तथा दूसरा पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक भारतीय मुद्रा बाजार तथा दो भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया है, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उप बाजार। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देशी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि परंपरागत स्रोत आदि आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि साख में अब भी इसकी महती भूमिका होती है। पृष्ठ 249। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक RBI शीर्ष संस्था है तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य हैं, पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा दूसरा विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, एक करेंसी नोटों का निर्गमन, दो सरकारी बैंकर का काम, तीन बैंकों का काम, चार विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, पाँच साख नियंत्रण एवं छह आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न प्रकार है, एक मुद्रा बाजार एवं प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, दो बचतों सेविंग्स को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, तीन लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से ही सन 1964 ईस्वी में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई। संस्थागत कृषि साख की सुविधाओं की व्यवस्था और विस्तार रिजर्व बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के तहत सन 1963 ईस्वी में कृषि पुनर्वृत्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है, एक बैंक दर नीति द्वारा, दो खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, तीन बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, चार तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, पाँच विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर, छह चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से तथा पाँच नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। मुद्रा बाजार का उप बाजार एक विशेष बाजार का प्रतिभूति बाजार है। ये प्रतिभूतियाँ कॉल मुद्रा, अल्पावधि के बिल, 182 दिन की ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र आदि। DFHI अर्थात डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना सन 1988 ईस्वी में की गई तथा इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना है। MMFS अर्थात मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एक अन्य विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना सन 1992 ईस्वी में की गई। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से इस बात से निम्न है कि मुद्रा बाजार अल्पावधि को वित्तीय व्यवस्था का बाजार है, जबकि पूंजी बाजार में मध्यम तथा दीर्घकाल के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, गिल्ट एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ट एंड एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट एज्ड बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। पृष्ठ 250। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिबेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के बॉन्डों के निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसे बाजार प्राथमिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं। द्वितीय पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ट एज्ड बाजार में होने वाले क्रय विक्रय आते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी के स्रोत हैं, अंश पूंजी,
ग्रहण पत्र। इसके अतिरिक्त स्रोत के रूप में वो संस्थाएं भी हैं जो वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। ऐसी संस्थाएं हैं मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां आदि। यूटीआई अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का बाजार है जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूद प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्यों से की गई थी। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया था। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। सेबी के अध्यक्ष पद पर सामान्यतः कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, किंतु अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही कोई व्यक्ति इस पद पर रह सकता है। सेबी का प्रबंध 6 सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें एक चेयरमैन होता है जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली। बैंक रेट, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। रेपो दर, अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिसे ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, रेपो दर कहलाती है। रिवर्स रेपो दर, अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है, रिवर्स रेपो दर कहलाती है। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बड़ी ब्याज दरों पर कमर्शियल बैंकों की अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। बचत बैंक दर, बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों पर बैंक दर द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को बचत बैंक दर कहा जाता है। जमा दर, बैंक ग्राहकों की अवधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर की दर को जमा दर कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात CRR, किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वो प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। इसकी दर जितनी ऊंची होती है, बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR, किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वो प्रतिशत भाग जो नकद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। प्राइम लेंडिंग रेट PLR, किसी भी बैंक के लिए प्राइम लेंडिंग रेट वो ब्याज दर है जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने को तैयार है। ये दर एक प्रकार से आधारित ब्याज दर के रूप में कार्य करती है। ये थे बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कंटिन्यू होता है। पृष्ठ 251। 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ रुपए थी, जो कि प्रवर्तकों कंपनियों IDBI, ICICI तथा IFCI द्वारा दी गई थी। इसी राशि के ब्याज की आय में से सेबी के दिन प्रतिदिन के कार्य संपन्न होते हैं। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां अब सेबी को ही प्राप्त है। नए प्रावधानों के अनुसार जब अब किसी भी शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक के मताधिकार के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार सेबी को ही है। सेबी संशोधन विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। भारत के प्रमुख शेयर बाजार। 1. राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI को इस बाजार एक्सचेंज की स्थापना का कार्य सौंपा। IDBI ही राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है। इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई में वर्ली में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इसकी स्थापना 1875 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से किया गया था, जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE कर दिया गया।
19 अगस्त 2005 से BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गया है। इसमें वर्तमान में 4,800 से भी अधिक भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं। 3. ओवर टी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCI। इसकी स्थापना नवंबर 1992 में मुंबई में की गई। ये भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज नेस्डेक के आधार पर की गई है। OTCEI में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनकी पूंजी का स्तर 30 लाख रुपए से 25 करोड़ रुपए तक हो। विश्व बैंक का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में स्थापित किया गया था। स्टॉक एक्सचेंजों में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI अधिकतम 26% तथा शेष 23% संस्थागत विदेशी निवेश FII हो सकता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की 8 कंपनियां हैं। 1 डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, 2 HDFC, 3 ICICI बैंक, 4 MTNL, 5 सत्यम कंप्यूटर्स, 6 विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL, 7 विप्रो, 8 टाटा मोटर्स। विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजारों के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। शेयर मूल्य सूचकांक डो जोन्स स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क, निक्की टोक्यो, मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट, होंगसेंग हांगकांग, सिमेक्स स्टेटस टाइम्स सिंगापुर, कोस्पी कोरिया, सेट थाईलैंड, तेन ताइवान, शंघाई कॉम चीन, नास्डाक USA, S&P कनाडा, बोवेस्पा ब्राजील, मिप्टेल इटली, IPC मेक्सिको, जकार्ता कंपोजिट इंडोनेशिया, KLSE कंपोजिट मलेशिया, सियोल कंपोजिट दक्षिण कोरिया, FTSE 100 लंदन। पृष्ठ 252। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी अंश पूंजी या शेयर कहलाती है। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। 1 BSE सेंसेक्स, ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का संवेदी शेयर सूचकांक है। ये 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978 से 79 ईस्वी है। 2 BSE 200, ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1989 से 90 ईस्वी है। 3 डॉलेक्स, BSE 200 सूचकांक का ही डॉलर मूल्य सूचकांक डॉलेक्स कहलाता है। इसका आधार वर्ष 1989 से 90 ईस्वी है। 4 NSE 50, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE दिल्ली से संबंधित इस सूचकांक का नाम बदलकर S&P CNX निफ्टी रखा गया है। भारतीय वित्तीय व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई तथा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। 1921 ईस्वी में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1959 ईस्वी में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। वर्तमान 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 6 सहायक बैंक हैं। 17 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों तथा 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहले चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक 1 बैंक ऑफ इंडिया, 2 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 5 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 6 कैनरा बैंक, 7 सिंडिकेट बैंक, 8 यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, 9 पंजाब नेशनल बैंक, 10 इंडियन बैंक, 11 इंडियन ओवरसीज बैंक, 12 इलाहाबाद बैंक, 13 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 14 देना बैंक। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक 1 आंध्रा बैंक, 2 कॉर्पोरेशन बैंक, 3 न्यू बैंक ऑफ इंडिया, 4 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, 5 पंजाब तथा सिंध बैंक, 6 विजया बैंक। नोट 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। अतः अब केवल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक रह गए हैं।
सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग 91% का नियंत्रण किया जाता है। सार्वजनिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है, जो कुल बैंक जमा का लगभग 29% का नियंत्रण करता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसने ये योजना 1 नवंबर 2000 को लागू की थी। पृष्ठ 253। देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम के इसे चलते फिरते बैंक की स्थापना 1 करोड़ रुपए की लागत से एक मोबाइल वैन में की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कोची में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। ये एटीएम केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के झनकार नाम की स्टीमर में लगाया गया है। ये स्टीमर एर्नाकुलम और विपिन के बीच चलती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। पूर्व में यह कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्यरत था। निजी क्षेत्र के नए बैंकों में सर्वप्रथम यूटीआई बैंक ने 2 अप्रैल 1994 से कार्य करना प्रारंभ किया था। इस बैंक का मुख्यालय अहमदाबाद है। निजी क्षेत्र के बैंकों के पंजीकृत कार्यालय एवं स्थापना वर्ष। निजी क्षेत्र के बैंक इंडस एंड बैंक, पंजीकृत कार्यालय पुणे, स्थापना वर्ष 2/4/1994। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, पंजीकृत कार्यालय सिकंदराबाद, स्थापना वर्ष 6/9/1994। आईसीआईसीआई बैंक पुणे, स्थापना वर्ष 17/5/1994। यूटीआई बैंक नोट, यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। बैंक का ये नाम 30 जुलाई 2007 से प्रभावी किया गया है। नोट समाप्त। पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद, स्थापना वर्ष 28/2/1994। टाइम्स बैंक, पंजीकृत कार्यालय फरीदाबाद, स्थापना वर्ष 26/4/1995। सेंचुरियन बैंक, पंजीकृत कार्यालय पणजी, स्थापना वर्ष 13/1/1995। बैंक ऑफ पंजाब, पंजीकृत कार्यालय चंडीगढ़, स्थापना वर्ष 5/4/1995। एचडीएफसी बैंक, पंजीकृत कार्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 5/1/1995। आईडीबीआई बैंक, पंजीकृत कार्यालय इंदौर, स्थापना वर्ष 28/9/1995। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 31/5/1995। ये थे निजी बैंकों के पंजीकृत कार्यालय एवं स्थापना वर्ष। भारत में सरकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्षस्थ संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं, जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई। सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 ईस्वी में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। वर्तमान में 2010 में नाबार्ड की चुकता पूंजी 2000 करोड़ रुपए है, जिसमें 72.5% हिस्सेदारी आरबीआई की है। माइक्रो फाइनेंस की बढ़ती हुई मांग एवं उपयोगिता को देखते हुए इसके विनियमित विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को नियामक निकाय बनाने का सरकार का विचार है। इसके लिए द माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2007 लोकसभा में 20 मार्च 2007 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड नाम से एक कोष के सृजन का प्रावधान है। विधेयक के अधिनियमित होने पर माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली सभी संस्थाओं के लिए नाबार्ड के पास पंजीयन कराना अनिवार्य हो जाएगा तथा इसकी अनुमति के बिना ग्राहकों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी। पंजीयन के लिए संबंधित संस्था के पास अपने स्वयं की न्यूनतम राशि 5 लाख होना अनिवार्य किया गया है। विधेयक में किए गए प्रावधानों में 50,000 रुपये तक राशि उधार देने, आवास ऋण के मामले में 1.50 लाख रुपये तक को माइक्रो फाइनेंस कहा गया है। भूमि विकास बैंक मूलतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि बंधक बैंक के रूप में 1919 ईस्वी में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को की गई। इसने अपना कार्य 1 जुलाई 1966 से शुरू किया। पृष्ठ 254।
IRBI अर्थात भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयां के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से 20 मार्च 1985 ईस्वी में की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964 ईस्वी को संसदीय अधिनियम से स्थापित किया गया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अब अपने परिवर्तित स्वरूप में निजी क्षेत्र की कंपनी हो गया है। 2001 में यूएस से 64 के धाराशाही होने के पश्चात यूटीआई का विभाजन 2 अलग अलग कंपनियों यूटीआई 1 एवं यूटीआई 2 में कर दिया गया था। यूटीआई के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य नाव आधारित सभी योजनाओं को यूटीआई द्वितीय के अधीन रखा गया था तथा इसकी परिसंपत्तियों का परिचालन का अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया था। इन चारों ने सरकार को पूरा मूल्य चुकाकर यूटीआई द्वितीय, यूटीआई एएमसी के प्रबंधन के साथ साथ इसका स्वामित्व भी हासिल कर लिया। यूटीआई एएमसी म्यूचुअल फंड में इन चारों की हिस्सेदारी 25 से 25% है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। इस समय इसके 7 जोनल कार्यालय तथा 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी स्थापना सन 1956 ईस्वी में की गई थी। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना सन 1972 ईस्वी में की गई। 17 मार्च 1997 ईस्वी को सरकार ने कंपनी अधिनियम सन 1956 ईस्वी के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की। वर्तमान में इसकी अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए तथा मुख्यालय कोलकाता में है। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं 1 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी। 2 भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। 3 भारतीय औद्योगिक निगम स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी। 4 भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम स्थापना वर्ष जनवरी 1955 ईस्वी। 5 भारतीय स्टेट बैंक स्थापना वर्ष 1 जुलाई 1955 ईस्वी। 6 भारतीय यूनिट ट्रस्ट मुख्यालय मुंबई 1 फरवरी 1964 ईस्वी। 7 कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक 12 जुलाई 1982 ईस्वी। 8 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 20 मार्च 1985 ईस्वी। 9 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मुख्यालय लखनऊ अप्रैल 1990 ईस्वी। 10 भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982 ईस्वी। राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988 ईस्वी। 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी। 13 भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्यालय मुंबई सितंबर 1956 ईस्वी। 14 भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972 ईस्वी। 15 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 12 जुलाई 1982 ईस्वी। कर के प्रकार। टाइप्स ऑफ टैक्स। प्रत्यक्ष कर आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर आयकर, निगम कर, संपत्ति पर कर, उत्तराधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर भू राजस्व कर, कृषि आय कर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, व्यवसायिक कर। पृष्ठ 255। केंद्र को सर्वाधिक निवल नेट राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्य को नहीं करना होता है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चैलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में किया गया था। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश चैलैया समिति ने की थी। चैलैया समिति ने गैर कृषकों की 25,000 रुपये से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संस्तुति की थी। भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन। 1 इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र। नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्पों, बैंकों के चेकों, बॉन्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है। 2 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने व पूरे देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1982 ईस्वी में की गई थी, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड के उत्पादन की अनापूर्ति की जा सके। 3 करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र। नासिक रोड स्थित करेंसी नोट प्रेस 10, 50, 100, 500, 1000 रुपये के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है। 4 बैंक नोट प्रेस देवास।
मध्य प्रदेश। देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के और उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है। 5. शाहबनी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। 2 नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक तथा सालबोनी पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं। यहां आरबीआई के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। 6. सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967 से 68 में लागू की गई थी। टकसाल माइंस सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमंगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है। मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफी समय के पहले क्रमशः 1830 और 1903 और 1950 में स्थापित की गई थी, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। मुंबई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों, मेडल का भी उत्पादन किया जाता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तथा जनसंख्या का 52% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। निजी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा व्यवसाय है। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का 0.3% भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि अमेरिका का ये 4% है। वर्ष 2009 से 2010 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 14.6% है, जबकि 1950 से 51 में ये 55.4% था। वर्ष 2008 से 2009 में देश के निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं का अनुपात 9.1% था। 2006 से 2007 के दौरान कृषिगत आयात देश के कुल आयात का 2.9% था। अप्रैल सितंबर 2007 से 2008 में ये घटकर 2.2% रह गया। पृष्ठ 256। औद्योगिक क्षेत्र के लिए कृषि का महत्व न सिर्फ कच्चे माल की आपूर्ति तक सीमित है, बल्कि ये औद्योगिक क्षेत्र में लगे लोगों के लिए खाद्यान्न तथा औद्योगिक उत्पाद हेतु बाजार भी प्रस्तुत करता है। नोट: जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। कृषि आदान व उत्पादन। भारतीय कृषि अब भी मानसून पर ही निर्भर करती है। 1990 से 91 ईस्वी में फसलों के अधीन कुछ क्षेत्रफल के 33.3% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। भारत में कृषि उत्पादन के 2 भागों में बांटा जा सकता है, खाद्यान्न और अखाद्यान्न। इसमें अखाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 2/3 और खाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 1/3 है। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का प्रथम चीनी उत्पादक, विश्व के कुल उत्पादन का 15.1%, दूसरा ब्राजील 14.5% एवं द्वितीय गन्ना उत्पादक, विश्व के कुल उत्पादन का 19.9% राष्ट्र है। चाय के उत्पादन एवं उपभोग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, विश्व उत्पादन का 27%। कृषिगत उपजों में अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य वर्ष 2007 से 2008। चावल राज्य पश्चिम बंगाल और कुल उत्पादन का प्रतिशत 15.22%। गेहूं उत्तर प्रदेश 32.68%। मक्का आंध्र प्रदेश 19.09%। मोटा अनाज राजस्थान 17.47%। दालें महाराष्ट्र 20.46%। कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश 18.24%। मूंगफली गुजरात 35.95%। सरसों राजस्थान 40.98%। सोयाबीन मध्य प्रदेश 49.95%। सनफ्लावर कर्नाटक 40.41%। समस्त तिलहन मध्य प्रदेश 21.34%। गन्ना उत्तर प्रदेश 35.81%। कपास गुजरात 31.99%। जूट पश्चिम बंगाल 73.95%। आलू उत्तर प्रदेश 41.77%। प्याज महाराष्ट्र 28.44%। स्रोत: इको सर्वे 2009 से 2010 के अनुसार विश्व के कुल कॉफी उत्पादन के 4% भाग का उत्पादन भारत में होता है। विश्व में छठा स्थान भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5% केवल कर्नाटक राज्य में होता है।
भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः पंजाब व हरियाणा है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा पंजाब है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 ईस्वी से लागू किया गया है। भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं: मध्यस्थों का उन्मूलन, 2 काश्तकारी सुधार और 3 कृषि का पुनर्गठन। पहली पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति तक देश में मध्यस्थों का उन्मूलन छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर किया जा चुका था। भारत में कृषिगत उत्पादन मिलियन टन। चावल 2007 से 2008 में 96.69%, 2008 से 2009 लक्ष्य 97%, 2008 से 2009 चौथा अग्रिम अनुमान 99.15। गेहूं का 2007 से 2008 में 78.57, 2008 से 2009 लक्ष्य 78.50, 2008 से 2009 चौथा अग्रिम अनुमान 80.58। ज्वार 2007 से 2008 7.93, 2008 से 2009 NA, 2008 से 2009 चौथा अग्रिम अनुमान 7.31। मक्का 2007 से 2008 18.96, लक्ष्य 2008 से 2009 NA, 2008 से 2009 चौथा अग्रिम अनुमान 19.29। बाजरा 2007 से 2008 9.97, 2008 से 2009 लक्ष्य NA, 2008 से 2009 8.83। चना 2007 से 2008 5.75, 2008 से 2009 NA, 2008 से 2009 7.05। तूर 2007 से 2008 3.08, 2008 से 2009 लक्ष्य NA, 2008 से 2009 2.21। दालें 2007 से 2008 14.76, 2008 से 2009 15.10, 2008 से 2009 14.66। कुल खाद्यान्न 2007 से 2008 230.78, 2008 से 2009 233.00, 2008 से 2009 233.88। प्रमुख फसलों के अंतर्गत सकल क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर। फसल खाद्यान्न 2008 से 2009 123.8, दालें 23.0, चावल 45.6, गेहूं 27.6, मोटा अनाज 32.6, तिलहन 27.7। पृष्ठ 257। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के उपाय किए गए हैं: 1 लगान का नियमन, 2 काश्त अधिकार की सुरक्षा तथा 3 काश्तकारों को भूमि का मालिकाना अधिकार। कृषि के पुनर्गठन के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के उपाय: 1 जोतों की सीमाबंदी तथा 2 जोतों की चकबंदी किए गए हैं। जोतों की सीमाबंदी जोत का वो महत्तम क्षेत्रफल है जो राज्य के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा जिससे अधिक जोत का होना अवैध माना जाता है। जोतों की चकबंदी विभाजित तथा खंडित जोतों का इकट्ठा करना है। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार का है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत सीमांत जोत, 1 से 4 हेक्टेयर वाली जोत लघु जोत तथा 4 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल वाली जोत बृहत जोत कही जाती है। भारत में सबसे पहली 1920 ईस्वी में बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई है। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है, जिसकी पैदावार में 500% की वृद्धि हुई। कृषि वित्त के गैर संस्थागत स्रोतों में महाजन तथा साहूकार संबंधी या रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आढ़तिये प्रमुख हैं। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियां और सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार आदि प्रमुख हैं। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में हुआ था। प्राथमिक सहकारी समिति का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। राज्य सरकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। कृषि उत्पादन बोर्ड टी बोर्ड, गठन वर्ष 1 अप्रैल 1954, मुख्यालय कोलकाता। तंबाकू बोर्ड, गठन वर्ष 1 जनवरी 1976, मुख्यालय गुंटूर। मसाला बोर्ड, गठन वर्ष 26 फरवरी 1987, मुख्यालय कोची। कॉफी बोर्ड, गठन वर्ष डैश, मुख्यालय बेंगलोर। रबर बोर्ड, गठन वर्ष डैश, मुख्यालय कोट्टायम। व्यापार बोर्ड 5 मार्च 1989, मुख्यालय डैश। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, गठन वर्ष 1965, मुख्यालय आनंद।
कृषिगत उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। फसल गेहूं खरीद मूल्य फसल वर्ष विपणन वर्ष 2007 से 2008 प्रति 2008 से 2009 1080 फसल वर्ष विपणन वर्ष 2008 से 2009 और 2010 से 2011 1100 जौ 2007 से 2008 और 2008 से 2009 680 फसल वर्ष विपणन वर्ष 2008 से 2009 2010 से 2011 750 चना 1730 तथा 1760 मसूर 1870 तथा 1870 धान 850 नोट 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा अलग से की गई थी, जिससे प्रभावी मूल्य क्रमशः 900 व 930 रुपए प्रति क्विंटल रहा था। नोट समाप्त। 2008 से 2009 और 2010 से 2011 में 950 नोट 2। अक्टूबर 2009 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की, जिससे प्रभावी मूल्य क्रमशः 1000 रुपए व 1030 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। नोट समाप्त। धान ए श्रेणी 2007 से 2008 और 2008 से 2009 880 नोट 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा अलग से की गई थी, जिससे प्रभावी मूल्य क्रमशः 900 व 930 रुपए प्रति क्विंटल रहा था। 2008 से 2009 तथा 2010 से 2011 में 980 नोट। अक्टूबर 2009 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की, जिससे प्रभावी मूल्य क्रमशः 1000 रुपए व 1030 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। नोट समाप्त। मक्का 2007 से 2008 तथा 2008 से 2009 में 840 2008 से 2009 तथा 2010 से 2011 में 840 अरहर 2007 से 2009 तक 2000 तथा 2008 से 2011 में 2300 मूंग 2007 से 2009 तक 2520 2008 से 2011 तक 2760 उड़द 2007 से 2009 में 2520 2008 से 2011 तक 2520 मूंगफली छिलके सहित 2007 से 2009 तक 2100 2008 से 2011 में 2100 सूरजमुखी 2007 से 2009 2215 2008 से 2011 तक 2215 नोट। रबी उपजों के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन वर्ष के लिए होता है, जबकि खरीफ फसलों के मामले में फसल व विपणन वर्ष समान होता है। पृष्ठ 258 उद्योग। आजादी के बाद भारत में औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव 1948 ईस्वी में पारित किया गया। सन 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया, परंतु मूल उद्योगों के विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। भारत में औद्योगिक नीति पुनः सन 1956 ईस्वी में लाई गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाधिकारों पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल किए गए। सन 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति में उद्योगों की 4 श्रेणियां बनाई गई, जबकि सन 1956 ईस्वी से नीति के इसे घटाकर 3 कर दिया गया। सन 1973 ईस्वी में दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया। सन 1980 ईस्वी की औद्योगिक नीति आर्थिक संघवाद की धारणा से प्रेरित थी तथा इसमें कृषि पर आधारित उद्योगों को रियायतें देने की नीति अपनाई गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई, जिसमें व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों की घोषणा की गई। इस नई औद्योगिक नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। बाद में 13 और उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया, जिससे लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योगों की संख्या वर्तमान में घटकर 5 रह गई है। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण एवं उदारीकरण प्रमुख है। सार्वजनिक उद्यम वैसे उद्यम है जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। अप्रैल 2010 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनियों की कुल संख्या 20 है। 1997 में ये दर्जा मूलतः 9 कंपनियों के लिए ही सृजित किया गया था। लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योग: 1 अल्कोहल युक्त पेयों का आसवन एवं इनमें शराब बनाना। 2 तंबाकू के सिगार एवं सिगरेटें तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प। 3 इलेक्ट्रॉनिक
एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण सभी प्रकार के हैं। 4. डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज तथा माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री। 5. खतरनाक रसायन। और अब नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां। 1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, स्थापना वर्ष 1950, मुख्यालय नई दिल्ली। 2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, स्थापना वर्ष 1976, मुख्यालय मुंबई। 3. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, स्थापना वर्ष 1976, मुंबई। 4. भारतीय तेल निगम IOC, स्थापना वर्ष 1964, मुख्यालय नई दिल्ली। 5. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, 1986, नई दिल्ली। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, 1956, देहरादून। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, 1975, नई दिल्ली। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL, 1974, नई दिल्ली। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड GAIL, 1984, नई दिल्ली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, 1954, बेंगलोर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, 1940, बेंगलोर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC, 1986, नई दिल्ली। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, 1950, हैदराबाद। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, 1989, नई दिल्ली। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC, 1969, नई दिल्ली। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी NALCO, 1981, उड़ीसा। भारतीय नौवहन निगम SCI, 1961, मुंबई। कोल इंडिया लिमिटेड CIL, 1975, कोलकाता। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, 1982, विशाखापत्तनम। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल, स्थापना वर्ष 1959, मुख्यालय डुलियाजन। पृष्ठ 259। नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाने से कंपनियों को ज्यादा प्रशासनिक और वित्तीय सहायता मिलती है। ये कंपनियां सरकार की अनुमति के बगैर देश में या विदेश में संयुक्त उद्यम लगा सकती है और उनमें अपनी नेटवर्थ के 15% तक निवेश कर सकती है। नोट: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की 21 दिसंबर 2009 की बैठक में लिया गया। ये दर्जा उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में औसतन 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया हो। साथ ही इनका 3 वर्षों में इनका औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का हो सकता है तथा इस अवधि में इन कंपनियों का नेटवर्थ भी औसतन 15,000 करोड़ रुपए रहा हो। इसके साथ ही कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो और कंपनी का विदेश में भी कारोबार हो। 20/5/2010 को भारत सरकार में निम्न 4 सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। 1. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC। 2. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC। 3. भारतीय राष्ट्रीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL। 4. भारतीय तेल निगम IOC। आर्थिक गणना 2005 के अनुसार देश के कुल 4.212 करोड़ रुपए उद्यमों में 50% से अधिक उद्यम 5 राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश में स्थापित है। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र का GDP में हिस्सा जो 1950 से 51 में 1993 से 94 की कीमतों पर 13.3% था, जो 2009 से 2010 में बढ़कर 28% हो गया। 11वीं योजना के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर का औसत लक्ष्य 10.5% रखा गया है। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, जो देश के औद्योगिक उत्पादन का 14% सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 4% है। कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन के 20% व कुल निर्यातों के 24.6% की आपूर्ति करता है, जबकि देश के कुल आयात खर्चे में इसका हिस्सा केवल 3% है। ये उद्योग देश के लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। देश के कुल रेशम उत्पादन का आधे से कुछ अधिक भाग अकेले कर्नाटक में ही उत्पादित किया जाता है। लघु व कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान 1977 ईस्वी की औद्योगिक नीति में दिया गया। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। इस समय देश में 422 जिला उद्योग केंद्र हैं। लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1990 ईस्वी में सिडबी अर्थात भारतीय लघु उद्योगों विकास बैंक की स्थापना की गई। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबद्ध है। लघु उद्योगों वैसे उद्योग हैं जिसमें अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपए का निवेश हुआ हो। कुटीर उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा 25 लाख रुपए है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना संविधान के विशेष अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई।
IFCI का उद्देश्य निजी तथा सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना है। निजीकृत की गई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। निजी क्षेत्र के जिस कंपनी को बेचा गया, हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड। सार्वजनिक कंपनी बाल्को। निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेचा गया, टाटा सन्स। हिंदी टेलीप्रिंट्स, HFCL। विदेश संचार निगम लिमिटेड, टाटा समूह की पेनाटोन फिनिफेस्ट। IBP लिमिटेड, भारतीय तेल निगम। पाराद्वीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, जुआरी मारोग फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड। पृष्ठ 260। ICICI अर्थात भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना सन 1955 ईस्वी में भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई है। ICICI का कार्य निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना, विकास तथा आधुनिकीकरण में सहायता करना है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थान सबसे ऊंचा है। व्यापार। स्वतंत्रता पूर्व भारत के विदेशी व्यापार उपनिवेशवाद के सिद्धांतों से संचालित होने लगे थे, परंतु स्वतंत्रता के बाद इसकी दशा व दिशा में व्यापक परिवर्तन आए। स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार की अंतर्मुखी नीतियों को अपनाया गया और आयात प्रतिस्थापन की नीति इसका आधार बनी। व्यापार उदारीकरण का प्रयास 80 के दशक से आरंभ हुआ तथा 90 के दशक 1991 ईस्वी के बाद में उदारीकरण व विश्वव्यापीकरण की व्यापक नीति बनी। आरंभिक वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार में जूट, चाय, सूती वस्त्र तथा कृषि व उससे संबद्ध वस्तुओं का प्रधानता थी तथा आयात में विनिर्मित वस्तुओं का अधिक महत्व था। धीरे धीरे भारत के निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ता जा रहा था और तथा प्रारंभिक वस्तुओं का महत्व कम होता जा रहा है। विश्व के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश पिछले वर्ष में लगभग 1% बना रहा था। WTO की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2006 के अनुसार सन 2009 तक विश्व के वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश 2% हो जाएगा। सन 2004 में ये 1.1% व 2006 में 1.5% था। पुनः 2006 में वैश्विक वस्तुगत व्यापार में भारत का अंश 1.2% था, जो बढ़कर 2009 तक 1.5% संभावित है। व्यापार की दिशा। विदेशी व्यापार की दिशा से आशय निर्यात के गंतव्य स्थल तथा आयात के स्रोत से है। भारत की विदेशी व्यापार की दिशा में लगातार परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। भारत का विदेशी व्यापार में 2005 के बाद चीन और आसियान के सदस्य देशों की भागीदारी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष में 2008 से 2009 में भारत के समग्र विदेशी व्यापार में सर्वाधिक अंश या भारत के 3 शीर्ष प्रमुख भागीदार देशों का अवरोही क्रम है। UAE 9.8%, चीन 8.6% एवं संयुक्त राज्य अमेरिका 8.2%। भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार 2007 से 2010। कुल व्यापार निर्यात धन आयात में प्रतिशत हिस्सा। 1. UAE 2007 से 2008 में 7.0, 2008 से 2009 में 9.8, 9 से 10 में अप्रैल और सितंबर 9.2। 2 चीन 7 से 8 में 9.2, 8 से 9 में 8.6, 9 से 10 में 9.4। 3 अमेरिका 7 से 8 में 10.1, 8 से 9 में 8.2, 9 से 10 में 8.1। 4 सऊदी अरब 7 से 8 में 5.6, 8 से 9 में 5.1, 9 से 10 में 4.4। 5 जर्मनी 2007 से 2008 में 3.6, 8 से 9 में 3.8, 9 से 10 में 3.5। 6 सिंगापुर 7 से 8 में 3.7, 8 से 9 में 3.3, 9 से 10 में 3.2। ईरान 3.1, 7 से 8 में 8 से 9 में 3.0, 9 से 10 में 3.3। हांगकांग 2007 से 2008 में 2.2, 8 से 9 में 2.7, 9 से 10 में 1.9। कोरिया रिपब्लिकन 2007 से 8 में 2.1, 8 से 9 में 2.6, 9 से 10 में 1.9। यूके 7 से 8 में 2.8, 8 से 9 में 2.6, 9 से 10 में 2.4। ऑस्ट्रेलिया 7 से 8 में 2.2, 8 से 9 में 2.6, 9 से 10 में 2.9। स्विट्जरलैंड 7 से 8 में 2.5, 8 से 9 में 2.5, 9 से 10 में 2.8। जापान 7 से 8 में 2.5, 8 से 9 में 2.2,
9 से 10 में 2.3, मलेशिया 7 से 8 में 2.1, 8 से 9 में 2.2, 9 से 10 में 1.9, 15 नाइजीरिया 2007 से 8 में 2.1, 8 से 9 में 2.1, 2009 से 2010 में 1.9, योग 2007 से 2008 में 4.7, 2008 से 2009 में 61.3 तथा 2009 से 2010 अप्रैल और सितंबर तक 59.6। ये थे भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार 2007 से 2010 तक। 2008 से 2009 में भारत विश्व प्रणय व्यापार में 31वां प्रमुख निर्यातक तथा 24वां प्रमुख आयातक है। निर्यात व आयात दोनों में ही ऋणात्मक वृद्धियों के चलते पूरे वित्तीय वर्ष 2008 से 2009 में निर्यातों में डॉलर मूल्य केवल 13.6% की ही वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि आयातों में वृद्धि 20.7% रही। 2008 से 2009 के दौरान रत्नों व आभूषणों के निर्यात में डॉलर मूल्य में 42.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2008 से 2009 में रत्नों व आभूषणों का सर्वाधिक 31% निर्यात संयुक्त अरब अमीरात UAE को किया गया, जबकि दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः हांगकांग 25% व अमेरिका 20% का रहा है। पृष्ठ 261। 2008 से 2009 में वस्तुओं की निर्यात में सर्वाधिक हिस्सेदारी 66.4% विनिर्मित वस्तुओं का रहा है। 2008 से 2009 में वस्तुओं की आयात में सर्वाधिक हिस्सेदारी 33.4% ईंधन, पेट्रोल, तेल, स्नेहक एवं कोयला का रहा है। 2008 से 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के निर्यातों का अकेला सबसे बड़ा खरीदार कुल निर्यात का 15.5% रहा। भुगतान संतुलन की स्थिति। भुगतान संतुलन का तात्पर्य किसी देश का अन्य देश के निवासियों के साथ एक वर्ष की अवधि में समस्त लेन देन होता है। भुगतान संतुलन खाते के दो भाग होते हैं, चालू खाता करंट अकाउंट व पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। चालू खाता के अंतर्गत वस्तुगत व्यापार, आयात, धन निर्यात के साथ साथ अदृश्य मदों, बीमा, परिवहन, पर्यटन, उपहार आदि की लेनदारियों व देनदारियों को सम्मिलित किया जाता है। हस्तांतरण। पूंजी खाते में पूंजीगत लेन देन, ऋणों की प्राप्तियां व अदायगियां, करेंसी, लदान, स्वर्ण हस्तांतरण आदि की प्रविष्टियां की जाती हैं। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की स्थिति जानने के लिए चालू खाते का संतुलन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। भारत का व्यापार संतुलन निरंतर प्रतिकूल बने रहने के कारण चालू खाते में घाटे की स्थिति निरंतर बनी हुई है। 2008 से 2009 में ये GDP का -2.5% था। भुगतान संतुलन में सुधार हेतु रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 1944 को रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता हेतु एस तारापोर समिति का गठन किया गया है। व्यापारिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1965 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया तथा इसका कार्य 1 मार्च 1947 ईस्वी में शुरू हुआ। इसमें मार्च 2010 ईस्वी में कुल 186 राष्ट्रीय सदस्य थे। नवीनतम सदस्य देश कोसोवो है। IMF का कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करना है। IBRD अर्थात पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई। मार्च 2010 में इसके सदस्य देशों की संख्या 186 है। IBRD को ही अन्य संस्थाओं के साथ मिलाकर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से पुकारा जाता है। इन संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण है। इसका उद्देश्य विश्व युद्ध से जर्जर हुई अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक पुनर्निर्माण तथा अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना है। इस समय ये सदस्य देशों में पूंजी निवेश में सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने में लगा है। GATT अर्थात प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था तथा 1 जनवरी 1948 ईस्वी से लागू हुआ। GATT के मूल सिद्धांत थे समान प्रशुल्क की नीति, परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाना तथा व्यापारिक वाद विवाद का लोकतांत्रिक तरीके से निपटारा करना। 12 दिसंबर 1995 ईस्वी को GATT का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया तथा 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसका स्थान WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है तथा वर्ष 2008 में इसके सदस्य देशों की संख्या 153 थी। कैप वर्डे WTO का 153वां सदस्य है। भारत भी इसका सदस्य है। पृष्ठ 262। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO की सर्वोच्च संस्था है।
सभी सदस्यीय देशों के मंत्री इसके सदस्य हैं। इस संस्था की प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। आयात निर्यात के लिए वित्त अव्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्था निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली। 1. राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। ये किसी अवधि विशेष में देश की सीमा के अंदर उत्पन्न समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य की वही मात्रा है जो 2 बार गिने बिना मापी जाती है। साधारण कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र से परिकल्पित किया जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर NNP फैक्टर कॉस्ट बराबर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी बराबर कोष्ठक में बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद GDP प्लस शुद्ध विदेशी आय माइनस मूल्य ह्रास कोष्ठक समाप्त माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। 2. सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समयावधि प्रायः 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार तथा मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 3. सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका प्रयोग भी राष्ट्रीय आय लेखांकन में किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में से यदि वो आय घटा दी जाए तो सृजित 2 देश में ही हुई है किंतु विदेशों को प्राप्य है तथा देश को प्राप्त होने वाली किंतु विदेशों में अर्जित आय जोड़ दी जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। 4. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास की राशि घटा देने के उपरांत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया जाता है। 5. गरीबी पावर्टी सामान्यतः न्यूनतम सामाजिक जीवन स्तर से नीचे की दशा है। योजना आयोग के द्वारा गठित टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का उपयोग प्रति व्यक्ति से कम का उपभोग स्तर की स्थिति गरीबी कही जाएगी। महत्वपूर्ण समितियां। 1. स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। 2. जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। 3. दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान। 4. रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। 5. सरकारीय समिति केंद्र राज्य संबंध। 6. गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता। 7. महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय। 8. रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। 9. राजा चैलैया समिति कर सुधार। 10. मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। 11. खुसरो समिति कृषि साख। 12. गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार। 13. भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि। 14. नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार। 15. भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। 16. सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। 17. सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी। 18. एस तारापोर समिति रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। 19. आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। 20. डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। 21. BS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार। 22. महाजन समिति चीनी उद्योग। पृष्ठ 263। 6. मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो। 7. बूम अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति उस समय कही जाती है जब आर्थिक की क्रियाताओं का तेजी से विस्तार हो। ये मंदी अथवा रिसेशन की विपरीत स्थिति है। मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप किसी उद्योग विशेष में भी बूम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 8. बजट किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता, अपितु ये सरकार के क्रियाकलाप एवं नीतियों का वितरण भी है। ये आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है। 9. बफर स्टॉक आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। 10. तेजड़िया और मंदड़िया बुल्स एंड बियर्स ये स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया कहलाता है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है वो मंदड़िया कहलाता है। 11. क्रेता बाजार बायर्स मार्केट जब किसी वस्तु की मांग कम तथा पूर्ति अधिक होती है, जो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होता है, ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं। 12. ब्रिज लोन
कंपनियां प्रायः अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथा डिबेंचर्स जारी करती रहती है। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक समय लगता है। इस समय अवधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियों बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार को ऋणों को ब्रिज लेना पड़ता है। 13. फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना ताकि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके। 14. अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे इस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ये अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। 15. विमुद्रीकरण, डीमैनिटाइजेशन। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिनके पास काला धन होता है वो उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। 16. मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन। जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, वो अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। 17. हीनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात आय कम होती है और व्यय अधिक होता है और व्यय के इस अधिक्य को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है तो ये व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। सीमित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है। हीनार्थ प्रबंधन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते। 18. एस्टेट ड्यूटी। किसी व्यक्ति के मूल्य के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। पृष्ठ 264। 19. स्वर्णमान, गोल्ड स्टैंडर्ड। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा मुद्रा का मूल्य सोने से मापा जाता है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को स्वर्णमान कहते हैं। अब किसी देश में स्वर्णमान नहीं है। 20. मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रा पसार या मुद्रास्फीति वो अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है। 21. रिसेशन। रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से है। जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में धनाभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है और उत्पादित वस्तुएं अनबिक्री रह जाती है। इससे उद्योग को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। 1930 के दशक में विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। 22. प्राइमरी गोल्ड, 24 कैरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। 23. स्टैगफ्लेशन, ये अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। 24. टैरिफ, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही टैरिफ कहा जाता है। 25. मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं वैसे जैसे साख नियंत्रण आदि, उनके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में यद्यपि मूल्य स्तर गिरता है तथापि ये सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है। 26. एक्टिव शेयर, वैसे शेयर जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है एक्टिव शेयर कहलाते हैं। 27. राइट शेयर, किसी कंपनी द्वारा जारी नए शेयरों को क्रय करने का पहला अधिकार वर्तमान शेयर होल्डर का होता है। वर्तमान शेयर होल्डर के इस अधिकार को पूर्ण क्रय का अधिकार कहा जाता है तथा इस अधिकार के कारण उनकी जो शेयर प्राप्त होता है उसे राइट शेयर कहा जाता है। 28. बोनस शेयर, जब किसी कंपनी द्वारा अपने अर्जित लाभों में से रखे नए रिजर्व को शेयर के रूप में वर्तमान शेयर होल्डरों के मध्य अनुपातिक रूप से बांट दिया जाता है तो इसे बोनस शेयर कहा जाता है। 29. पूर्वाधिकार शेयर, प्रीफरेंशियल शेयर, वैसे शेयरों को पूर्वाधिकार शेयर कहा जाता है जिनको सामान्यतः 2 पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। कंपनी द्वारा सर्वप्रथम इनको लाभांश का भुगतान किया जाता है तथा लाभांश की दर निश्चित होती है। यदि भविष्य में कंपनी का समापन होता है तो लेनदारों का भुगतान करने के बाद कंपनी की संपत्तियों से वसूल की गई राशि में से इस श्रेणी के शेयर होल्डर को अपनी पूंजी अन्य शेयर होल्डर्स की तुलना में पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। 30. कंट्रियन शेयर,
इस श्रेणी में उन शेयरों को सम्मिलित किया जाता है जो बाजार के रुख से अलग दिशा में चलते हैं, अर्थात बाजार में शेयरों के भाव में वृद्धि हो रही है तो इन शेयरों के भाव कम हो जाते हैं, और यदि बाजार का रुख गिरावट का है तो इन शेयरों का मूल्य बढ़ जाता है। 31. डिफेंसिव शेयर। जिन शेयरों के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव नहीं होते हैं उनको डिफेंसिव शेयर कहा जाता है। इन शेयरों पर वर्तमान लाभ तथा पूंजीगत लाभ सामान्य दर से बढ़ता है। पृष्ठ 265। 32. एडी इंडेक्स, एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स। इन सूचकांक का प्रयोग शेयर बाजार की तेजी या मंदी के रुख का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना के लिए एक दिन में जिन शेयरों के मूल्य बढ़ते हैं उनकी संख्या में उन शेयरों को भाग दिया जाता है जिनके मूल्य उस दिन गिर जाते हैं। यदि इंडेक्स 1 से अधिक होता है तो बाजार में तेजी का रुख होता है, और इंडेक्स 1 से कम होता है तो बाजार में मंदी का रुख होता है। 33. ब्लो आउट। जब कोई कंपनी अपना न्यू इश्यू जारी करता है तो उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो कहा जाता है। 34. इनसाइडर ट्रेडिंग। ये एक अवैध कार्य है जब उन व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में शेयरों का क्रय विक्रय करके लाभ कमाया जाता है जिनके पास कंपनियों की गुप्त सूचनाएं रहती हैं, तो इस प्रकार के शेयरों के क्रय विक्रय को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। 35. कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग के अंतर्गत शेयर सर्टिफिकेट तथा नगद धन राशि का लेन देन अगली समायोजन तिथि से पहले ही हो जाना चाहिए। जब दलालों के सभी कैश ट्रेडिंग के लेन देनों का समायोजन हो जाता है तो इसको समायोजन तिथि कहा जाता है, परंतु ये 14 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है। 36. कर्ब ट्रेडिंग। जब शेयर बाजार के निर्धारित ट्रेडिंग समय के बाद अलग से सौदे किए जाते हैं तो इनको कर्ब ट्रेडिंग कहा जाता है। यद्यपि सौदे दलालों के द्वारा किए जाते हैं परंतु इनको वैधानिक नहीं माना जाता है। इस प्रकार किए गए सौदों का विवरण शेयर बाजार में उपलब्ध नहीं रहता है। वर्तमान में ये सेबी द्वारा प्रतिबंधित है। 37. स्टैग उन व्यक्तियों को कहते हैं जो नई कंपनियों के इश्यूओं में भारी मात्रा में शेयरों के आवेदन पत्र प्रेरित करते हैं। इनको ये आशा रहती है कि जब कुछ व्यक्तियों को शेयर नहीं मिलेंगे तो वो इन शेयरों को बढ़े मूल्य पर खरीदने को तैयार हो जाएंगे। ये व्यक्ति केवल आवेदन पत्र की राशि प्रेषित करते हैं तथा शेयर आवंटित होते ही बेच देते हैं। 38. बदला, फॉरवर्ड चार्ज। जब कोई दलाल भविष्य के लिए सौदा करता है परंतु भविष्य की तिथि पर सौदा पूरा न करके आगे के लिए खिसकता रहता है तो कार्य के लिए उसे जो चार्ज देने पड़ते हैं उसे बदला कहा जाता है। यदि ये कार्य तेजड़ियों द्वारा किया जाता है तो इसे सीधा बदला तथा मंदड़ियों द्वारा किया जाता है तो इसको अंधा बदला कहा जाता है। 39. वॉलेटाइल शेयर। जिन शेयरों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं उन्हें वॉलेटाइल शेयर कहा जाता है। इन शेयरों की कीमत में परिवर्तन को इस प्रकार नापा जाता है: परिवर्तनशीलता बराबर अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य बटे न्यूनतम मूल्य। 40. फ्लोटिंग स्टॉक। किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वो भाग फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है। 41. शेयर सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो कंपनी के मोहर के अधीन शेयर धारक के नाम जारी किया जाता है तथा इसमें उन शेयरों के नंबर लिए रहते हैं जिनके लिए ये जारी किया जाता है। उसमें शेयर भुगतान की गई धनराशि का विवरण होता है। 42. बेयरर डिबेंचर। ऐसा डिबेंचर जिसका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी के द्वारा हो जाता है उनको डिबेंचर कहा जाता है। कंपनी के रजिस्टर में इनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। डिबेंचर के साथ लगे कूपन को प्रस्तुत करने पर ब्याज तथा डिबेंचर को प्रस्तुत करने पर मूलधन का भुगतान प्रस्तुतकर्ता को प्राप्त हो जाता है। खो जाने तथा चोरी हो जाने पर इस प्रकार के डिबेंचर के पूर्ण जोखिम होते हैं। 43. बंधक डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर। इस प्रकार के डिबेंचर कंपनी के संपत्ति पर प्रभाव रखते हैं, अतः इनका भुगतान सुरक्षित होता है। बंधक दो प्रकार के होते हैं, एक चल प्रभाव तथा दूसरा निश्चित प्रभाव। पृष्ठ 266। चल प्रभाव की स्थिति में किसी निश्चित संपत्ति पर प्रभाव नहीं होता है। केवल कंपनी के समापन की स्थिति में इन डिबेंचरों को भुगतान में प्राथमिकता मिल जाती है। निश्चित प्रभाव की स्थिति में डिबेंचरों का कंपनी की किसी निश्चित संपत्ति में प्रभाव होता है। ऐसी संपत्ति को कंपनी ना तो बेच सकती है और ना ही हस्तांतरित कर सकती है। 44. परिवर्तनशील डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये वो ऋण पत्र होते हैं जिनके धारकों को कंपनी वो विकल्प देती है जिसे वो किसी निश्चित अवधि के अंदर अपने ऋण पत्र को कंपनी के शेयर में बदलवा सकते हैं। परिवर्तन की शर्तें सामान्यतः निर्गमन के समय ही तय कर दी जाती है, परंतु ये शर्तें कंपनी में अलग अलग हो सकती है। 45. हंग अप।
जब किसी शेयर का भाव किसी विदेशी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफी नीचे चला जाता है तथा ऐसी स्थिति में अधिक घाटा उठाकर शेयर बेचने के बदले वो निवेशक भविष्य में उसके भाव बढ़ने की आशा में अपने शेयरों को रखे रहे तो ऐसी स्थिति को हंग अप कहा जाता है। 46 स्नोबॉलिंग। जब किसी शेयर के मूल्य एक निश्चित सीमा में पहुंच जाते हैं तब क्रय विक्रय के अनेक स्टाम्प ऑर्डर होने लगते हैं। इन ऑर्डर के कारण पुनः बाजार में दबाव बनता है तथा पुनः ऑर्डर मिलने लगते हैं तथा उस स्थिति को स्नोबॉलिंग कहा जाता है। 47 ग्रे मार्केट। ये अनाधिकृत बाजार होता है जहां नई तथा अपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध न हुई प्रतिभूतियों का प्रीमियम पर लेन देन होता है। ये सौदे भी अनाधिकृत होते हैं। इन सौदों को शेयर बाजार का संरक्षण नहीं होता है। 48 ट्रेंडिंग लॉट। शेयरों की वो न्यूनतम संख्या या गुणांक को ट्रेडिंग लॉट कहा जाता है जिसे शेयर बाजार में एक बार में बेचा या क्रय किया जा सकता है। सामान्यतः 10 रुपये मूल्य वाले शेयरों की न्यूनतम संख्या 50 से 100 निर्धारित की जाती है, जबकि 100 रुपये मूल्य वाले शेयरों की संख्या 5 या 10 निर्धारित की जाती है। 49 शॉर्ट सेलिंग। जब किसी दलाल द्वारा इतने शेयरों की बिक्री की जाती है जितने उसके पास शेयर नहीं होते हैं तो इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। अनुबंध पूरा करने के लिए दलाल द्वारा नीलामी में शेयर क्रय किए जाते हैं। 50 पीई अनुपात, पीई रेशियो। किसी कंपनी के प्रति शेयर के बाजार भाव में प्रति शेयर आय से भाग देकर पीई अनुपात ज्ञात किया जाता है। पीईआर प्रति शेयर बाजार मूल्य प्रति ईपीएस। नई आर्थिक सुधार नीति से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है। उदारीकरण, उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि है। इसके अंतर्गत निजीकरण भी शामिल होता है। विश्वव्यापीकरण, किसी अर्थव्यवस्था को विश्व व्यवस्था से जोड़ने की क्रिया ही विश्वव्यापीकरण है। ऐसा करने से उक्त क्षेत्र में निजी कार्यकुशलता तथा बाहरी तकनीकी ज्ञान प्राप्त होते हैं। विनिवेश, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाती है। विविध तथ्य। विश्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। पहले स्थान पर अमेरिका एवं दूसरे स्थान पर जापान है। विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पृष्ठ 267। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता दोनों यानी चीन है। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, यानी राज्यों में प्रथम महाराष्ट्र। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिकांशतः भारत के पक्ष में होता है। 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना बॉम्बे योजना कहलाती है। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। चलैया समिति कर टैक्स बंटवारे से संबंधित है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम सन 1880 ईस्वी में हुई। भारत में पहला डाक टिकट सन 1852 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य 1997 ईस्वी में महाराष्ट्र है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति संपत्ति $25,000 है। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन ने दिया है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। देश का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग सन 1818 ईस्वी में कलकत्ता में तथा दूसरा कोवस जी नानाभाई द्वारा सन 1853 ईस्वी में बम्बई में स्थापित किया गया। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलिन फैक्ट्री, भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की बजाय अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं। भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सर्वाधिक है। भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 3 नगर मुंबई, कोलकाता और दिल्ली है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना सन 1966 ईस्वी में हुई। मुख्यालय मनीला।
मसालों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तब उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य व्यावसायिक बैंकों से ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है को कठोर मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति संरचनात्मक है। अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर सामान्य कीमत स्तर कहलाता है। आय में बदलाव के फलस्वरूप उपभोग में बदलाव उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाता है। विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष व्यापार शेष कहलाता है। कराधान, जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं। पृष्ठ 268। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर की दरों में कमी होती है। रोजगार गारंटी योजना, जो अब NCMP प्रमुख घटक है, सर्वप्रथम 1972 से 73 में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। इसमें संविधान में दिए गए काम के अधिकार को स्वीकार किया गया है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से तथा पीली क्रांति तेल व तिलहन उत्पादन से संबद्ध है। श्वेत क्रांति की गति की और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। ये कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है, जिसे 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने प्रारंभ किया था। अब तक इसके 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्थान दूसरा है। ऑपरेशन फ्लड के परिणाम स्वरूप देश में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक खपत 2007 से 2008 के दौरान 246 ग्राम तक रहने का अनुमान है, जो 265 ग्राम प्रतिदिन के विश्व औसत की तुलना में कम है। 2008 में भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 258 ग्राम हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये 900 ग्राम है। राज्यों के अंतर्गत पंजाब में दूध के प्रति व्यक्ति उपलब्धता 800 ग्राम, हरियाणा में 640 ग्राम है और पूर्वोत्तर राज्यों में मात्र 20 ग्राम है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबद्ध है। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे का पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापे जाती हो, घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। भारत में निवेश करने वाले अग्रणीय देशों में मॉरिशस, अमेरिका तथा ब्रिटेन है। RBI ने 1000 रुपये का नोट 22 वर्षों के अंतराल के बाद 9 अक्टूबर 2000 को जारी किया। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। 2005 से 2006 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपनिवेश का दौर 1991 से 92 तक प्रारंभ हुआ। सार्वजनिक उपक्रमों में उपनिवेश से प्राप्त राजस्व के सुनिश्चित प्रयोग के लिए 1 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई थी। भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना 1932 में सतारन, जो कि महाराष्ट्र में है, खोला गया। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के नारायण मूर्ति का नाम विश्व के शीर्षस्थ 25 व्यवसायियों में शामिल किया है। वर्ष 1981 में नारायण मूर्ति द्वारा इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की गई थी। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डाक में सूचीबद्ध होने वाली भारत की ये पहली कंपनी थी। दिसंबर 2007 के अंत में भारत पर बकाया कुल विदेशी ऋण लगभग 190.516 अरब डॉलर था। ब्रिटेन का प्राचीनतम निवेश बैंक बेरिंग्स फरवरी 1995 में घोटाले के कारण दिवालिया हो गया था। वर्तमान में निम्नलिखित 3 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। 1 परमाणु ऊर्जा, 2 रेल परिवहन, 3 परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। 9 मई 2001 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके लिए कंपनी को रक्षा मंत्रालय से लाइसेंस लेना होता है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX ने कृषिगत उत्पादों के लिए एक सूचकांक इंडेक्स 3 मई 2005 से प्रारंभ किया है। NCDEXAGRI नाम का ये सूचकांक देश में पहला कमोडिटी इंडेक्स है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 है। भारत ने बजट घाटे की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 से समाप्त कर दिया गया है।
पृष्ठ 269। भारत में सबसे अधिक शाखाएं वाला विदेशी बैंक ANZ ग्रिंडलेज बैंक है। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में घरेलू बचत की दर सकल घरेलू उत्पाद का 34.8% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना 2री पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। वर्ष 2008 से 2009 के लिए व्यक्तिगत आयकर से प्राप्त आय पर 3% उपकर सेस लगाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। पुर्तगाल ने भारत को 280 किलोग्राम के ऐसे स्वर्ण आभूषण लौटाए हैं जिन्हें वो भारत में अपने उपनिवेशक शासन के अंत में ले गया था। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की वो धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। केरल राज्य के बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल है। भारतीय साधारण बीमा निगम के अधीन 4 बीमा कंपनियां कार्यरत हैं। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। प्रोफेसर AM खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति की थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। 2009 के 2010 के दौरान सेवा कर के दायरे में 114 सेवाएं आ गई थीं। 2010 से 11 के बजट में सेवा कर का दर 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं वैट आदि अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST लाने की बात हो रही है। GST लागू किए जाने की नई तिथि 1 अप्रैल 2011 घोषित की गई है। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। दोपहर भोजन योजना MDM की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं UK में हैं। गोल्डन हैंड शेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नकद तिथि अनुपात CRR की न्यूनतम राशि 3% से कम नहीं की जा सकती, अधिकतम -15%। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी शिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। कर्नाटक में अब जनगणना की तर्ज पर मौतों डेथ्स की गणना का कार्य पहली बार प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम NREGS 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई। भारत में सेवा कर लगाने के लिए 88वां संविधान संशोधन किया गया था। 1963 ईस्वी केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर है। इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की ये जानकारी समाप्त होती है। आप देखते रहिए खान जी एजुकेशन बैकअप।